Good afternoon, students. Good afternoon, sir. चलिए बच्चों, तो पहले अपने वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे, जल्दी से वीडियोस ऑन करिए। ओके, तो आइए अपनी ऑर्गेनाइजिंग की आज हम सेकंड क्लास करने जा रहे हैं। पहली क्लास में हमने क्या किया था, एक बार जल्दी से इसको रिकॉल करते हैं। तो ऑर्गेनाइजिंग की एक बार डेफिनेशन में ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे। तो ऑर्गेनाइजिंग क्या था? ऑर्गेनाइजिंग इज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, बोलिए, दैट इनिशिएट्स। हाँ जी बच्चों, बोलिए जल्दी से। दैट इनिशिएट्स implementation of plans by clarifying jobs and working relationships relationships and and effectively developing deploying resources for deploying the resources attainment of identified and desired goals. Attainment of identified desired results. ठीक है, उसके बाद हमने प्रोसेस किया था ऑर्गेनाइजिंग का, जिसका फर्स्ट स्टेप क्या था? बताया कि जरा फर्स्ट स्टेप क्या था ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का? identification and division आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड स्टेप क्या था? departmentalization Identification and division of work. हाँ जी, थर्ड स्टेप assigning of duties Assigning of duties. एंड फोर्थ स्टेप क्या था? establishing reporting relationships Establishing reporting relationships। बच्चे सृष्टि अपना वीडियो ऑन करिए और जल्दी से, ये ख्वाहिश अंश जो भी है, जल्दी से अपने वीडियोस ऑन करिए बच्चे, बार बार मत बुलवाइए ये बात। ओके ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में इतना ही किया था। तो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं इस चैप्टर का, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अभी आप अपने नोट्स में अगर देखोगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो टॉपिक है वो हम आज नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग जो टॉपिक है वो हम बिल्कुल लास्ट में करेंगे, जब हमारा पूरा ही चैप्टर फिनिश हो जाएगा तब हम करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग वाला टॉपिक। दो टॉपिक कट चुके हैं। अगर आपने नोट्स की प्रिंट आउट निकाल रखी है तो उसको कट कर लीजिए। आपके नोट्स में पेज नंबर, एक बार आइए जल्दी से, आपके नोट्स पे पेज नंबर 5.7 पे आइए। 5.7 पे आइए। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कट चुका है। 5.7 के जो नीचे है फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वहां से लेके 5.8 पूरा और 5.9 पूरा कट चुका है। अब आपका 5.7 के नीचे जो वहां पे फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन शुरू हो रहा है, वहां से लेके 5.8 पूरा कट चुका है एंड 5.9 आपका पूरा कट चुका है और 5.10 भी हाफ, 5.10 भी आपका हाफ कट चुका है। तो ये टॉपिक आपके नोट्स, आपके कोर्स में से आपके लिए डिलीट हो चुके हैं। आइए अब हम अपना जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर करने जा रहे हैं। पूरा ध्यान यहाँ रखिएगा, अभी कुछ नहीं देखना आपको नोट्स में, सभी आप सारा का सारा ध्यान मेरी बातों को सुनने पे लगाइएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके ऊपर लिख पे लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू केस स्टडीज, जहां पे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुरू है। ओके बच्चों यहाँ ध्यान दीजिएगा प्लीज, सब यहाँ ध्यान दीजिए। बेटा स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर शब्द का क्या मतलब होता है? स्ट्रक्चर शब्द का मतलब होता है ढांचा, फ्रेमवर्क। किसी भी चीज का फ्रेम, जिसको हम कह सकते हैं, उसकी बाउंड्री कह सकते हैं, उसका फेंस कह सकते हैं। तो जैसे आपको पता है कि मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको इस चैप्टर की बताया था कि इस पूरे चैप्टर में मैं एक एग्जांपल कैरी करता हूँ घर का, जो घर की कंस्ट्रक्शन है उसका एग्जांपल कैरी करता हूँ। तो उसी से मैं आपको ये समझाता हूँ। बेटा जो हमारा घर बना होता है उसकी जो चार दीवारी होती है, जो 4 वॉल्स होती है, जो उसका फ्रेम होता है, उसी के अंदर सब कुछ है। चाहे वो रूम्स कह लीजिए, चाहे वो हमारा ड्राइंग रूम कह लीजिए, बेडरूम कह लीजिए, किचन कह लीजिए, वॉशरूम कह लीजिए, सारा का सारा सिस्टम, सारी लाइंस इन वॉल्स, इलेक्ट्रिक लाइंस इन वॉल्स के अंदर जा रही है, सैनिटेशन की लाइंस इन वॉल्स के अंदर जा रही है। कहने का मतलब क्या है, जो हमारी जगह है उसी के अंदर रह के ही सारा काम होता है। अब एक कमरा दूसरे कमरे से कैसे जुड़ा हुआ है, उसको जो वो होता है, वो जो चीज है उसको हम स्ट्रक्चर कहते हैं। इसी चीज को अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा किस तरीके का है। अब ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट में हम फिजिकल स्ट्रक्चर की बात नहीं करें, हम किस चीज की बात करें? हम बात करें कि कौन किसका सीनियर है ऑर्गेनाइजेशन में, कौन किसका जूनियर है, कौन किससे ऑर्डर ले सकता है, कौन किसको ऑर्डर देगा, कौन किसको अकाउंटेबल है, कौन किसके ऊपर अथॉरिटी अपनी चला सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू में जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक फ्रेमवर्क
जिसके अंदर रहकर एक ऑर्गेनाइजेशन अपना सारा काम करती है। अब इसमें काम किस तरीके के हो गए? काम दो तरीके के होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है सोचने वाला, जिसको हम कहते हैं मैनेजरियल टास्क, और एक होता है जो काम एग्जीक्यूटिव वर्क होता है, ऑपरेटिव टास्क होता है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। बेटा मैं नोट्स नहीं पढ़ता, अभी मेरी बात को सुनिएगा सर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या हो गया? वो एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर रहकर सारा मैनेजरियल एंड ऑपरेटिव टास्क किया जाता है। तो इट इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क आर परफॉर्म। अभी कुछ नहीं याद करना, कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं देखना, इधर देखिए बस। अब जैसे अब आपका घर है, तो आपका घर है, आप जैसा चाहे उसको बना सकते हैं। आप चाहते हैं कि पूरे फ्लोर पे एक लिविंग रूम हो या एक किचन हो या एक ड्राइंग रूम हो, जैसा आप चाहो वैसा बना सकते हो। लेकिन आपने नोटिस किया होगा किसी भी एक लोकेलिटी में जो एक घर बनता है और जो बहुत अच्छा, जिसका नक्शा बहुत अच्छा होता है, सारे आसपास के जो घर होते हैं वो उसी को कॉपी करने लग जाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस घर में सबसे अच्छी जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो सबसे अच्छी होती है, जो वेंटिलेशन है वो सबसे अच्छी होती है, जो इंटीरियर्स है वो सबसे अच्छे होते हैं। तो सब लोग कहते हैं कि यार ये बना बनाया घर है, हमारे पास भी इतनी जगह है जितनी इसके पास थी, तो हम सब इसी को कॉपी करते हैं। तो बिल्कुल ही वैसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में भी एक कंपनी है, मेरी कंपनी है, मैं जैसे चाहूं वैसे उसका स्ट्रक्चर बना सकता हूं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किससे ऑर्डर लेगा, वो मेरे हाथ में है। लेकिन जब हम ये देखते हैं कि और जो कंपनीज है, जो मेरी जैसी और कंपनीज है, वो कौन सा स्ट्रक्चर यूज करते हैं, तो हम भी उन्हीं को कॉपी करने लग जाते हैं। और इसीलिए दो स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, यहां देखिएगा, जिसको हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर और दूसरा हम कह सकते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो एक ऑर्गेनाइजेशन अपने हिसाब से चाहे तो अपनी कंपनी का फंक्शनल स्ट्रक्चर बना सकती है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन का डिविजनल स्ट्रक्चर बना सकती है। तो इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स की सूटेबिलिटी, कहां पे कौन सा सूटेबल है, ये पढ़ना है। हमें इन दोनों स्ट्रक्चर्स के एडवांटेजेस पढ़नी है और हमें इन दोनों स्ट्रक्चर की डिसएडवांटेजेस पढ़नी है। ये हमारा आज का काम है। तो इससे पहले एक बार हम फिर से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बोलने की कोशिश करते हैं। अभी सिर्फ सुनिएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क विद इन विच ऑल द मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म्ड। अब मेरे साथ बोलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क within which all the managerial and operating tasks are performed। फिर से बोलेंगे, एक बार मैं बोल रहा हूं, आप सुनिएगा सर। Organization structure is a framework within which all the managerial and operating tasks are performed। I hope आपको समझ आ गया इसका मतलब क्या हुआ। Organizational structure एक ऐसा फ्रेम है, is a framework within which all the, मैंने कहा काम दो तरीके के होते हैं, एक सोचने वाला, एक करने वाला। ऑल द मैनेजरियल, ये हो गया थिंकिंग वर्क, एंड ऑपरेटिव, ये हो गया करने वाला, टास्क्स आर परफॉर्म। ठीक है, और हम दो तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फंक्शनल एंड डिविजनल। तो एक बार फिर से डेफिनेशन बोलते हैं, 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क within which all the managerial and operative tasks are performed। एक बार फिर से बोलेंगे बच्चों, मेरे को आवाज आनी चाहिए सबकी। एक बार प्लीज बोलिए कि सब बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज अ फ्रेमवर्क within which all the managerial and operative tasks are performed। चलिए जल्दी से बोलेंगे, एक बार अंश आप बोलेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की क्या डेफिनेशन होती है? हाँ जी अंश बोलिए, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। Organization structure is a framework within which all the operative and managerial tasks are performed। चलिए एक बार गौरांग आप बोलो जल्दी से। Organization structure is a framework within which all managerial and operating tasks are performed। ठीक है बच्चों, तो हमने अभी तक क्या किया? हमने सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की। एक बार फिर से बोलेंगे डेफिनेशन, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is a framework within which all the managerial and operating tasks are performed। एक बार ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन फिर से बोलेंगे। एक बार मेरे को लग रहा है कि ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन हम भूल रहे, लास्ट क्लास में पढ़ी थी लास्ट संडे को। जल्दी से बोलेगा, ऑर्गेनाइजिंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस दैट इनिशिएट्स
implementation Implementation of plans by by सब बोलेंगे, सिर्फ एक बच्चा थोड़ी ना बोलेगा, सब बोलेंगे by clarifying jobs clarifying jobs and working relationships and and effectively deploying effectively resources for attainment of effectively deploying resources for the attainment of identified and desired goals. ओके, चलिए आइए, तो अब हम बात करते हैं एक पहले स्ट्रक्चर की जिसका नाम है फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो बच्चों नाम से क्या समझ आ रहा है, ये फंक्शनल स्ट्रक्चर किस तरीके का स्ट्रक्चर होएगा? ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है जिसमें जो हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं वो किस बेसिस पर बना रहे हैं? ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म। एक बार फिर से मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को याद नहीं हुई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन बोलेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर is a framework framework within within all which the all the managerial and operative tasks are performed. तो आइए अब हम अपने पहले स्ट्रक्चर पे चलते हैं। यहाँ देखेंगे, कुछ नहीं देखना आपको नोट्स में, सब कुछ यहाँ देखिए। पहला स्ट्रक्चर है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर। ये स्ट्रक्चर कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस में बन सकता है? ये स्ट्रक्चर उन ऑर्गेनाइजेशंस में बन सकता है जहां पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। अब एक बात बताओ मान्या, आप कोशिश करो, व्हाट आर द नेम ऑफ वेरियस फंक्शंस जो एक ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकती है? क्या क्या नाम हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के? बताइए क्या क्या नाम हो सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस के? क्या काम क्या क्या होते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन के? हाँ जी, कौन बताएगा एक ऑर्गेनाइजेशन के क्या क्या काम हो सकते हैं? अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको क्या काम करना हो सकता है? बताइए। मार्केटिंग, सेल्स, सबसे पहले तो प्रोडक्शन। आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना? आपको पैसा रेज करना है। अच्छा, उस पैसे से आप क्या कर सकते हो? सामान खरीदना है आपको, तो परचेजिंग हो सकता है फंक्शन आपका। फिर परचेजिंग के बाद आपको क्या करना होगा? प्रोडक्शन हो सकता है। फिर आपको प्रोडक्शन के बाद क्या करना होगा? सेल्स करनी पड़ेगी, सेल्स के साथ ही मार्केटिंग भी चलेगी आपकी। उसके साथ आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को, ह्यूमन रिसोर्स को संभाल के रखना है, तो आपका एक डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स का हो सकता है। अच्छा, आपको कुछ ना कुछ नई चीजें करनी है तो आपका एक फंक्शन किस चीज का हो सकता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट का हो सकता है। तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे फंक्शंस होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है, वो ऑर्गेनाइजेशन जा सकती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के लिए। अब देखते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर का ढांचा किस तरीके का बनता है। यहां देखिएगा बच्चों, यहां देखिएगा प्लीज। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कौन आता है? फंक्शनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले आते हैं हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर, टॉप मैनेजर। तो सबसे पहले हमारे पास हो गए मैनेजिंग डायरेक्टर, ये है हमारी टॉप मैनेजमेंट। अब इसके नीचे ये जो डिपार्टमेंट्स है, जो मिडिल लेवल है हमारा, इधर हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स बन जाएंगे। मैं 4 डिपार्टमेंट बनाता हूं, 1 2 3 और 4। अब इन 4 डिपार्टमेंट के नाम मैं दे देता हूं फाइनेंस, मार्केटिंग या ऐसे दे देते प्रोडक्शन, सेल्स एंड ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, HRD, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। इन चारों डिपार्टमेंट के एक एक मैनेजर है, इन चारों डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर होएगा, और इन चारों डिपार्टमेंट में कुछ कुछ लोग होंगे जो इस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज होंगे। तो यहाँ पे मैं बोलूं बेटा, ये जो मैं डायग्राम बना रहा हूं ये किसी वजह से बना रहा हूं, समझना इसे। आपकी सारी एडवांटेज और डिसएडवांटेज इस डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगी। ये देखिए, तो मैंने क्या बनाया, मैंने एक 4 डिपार्टमेंट्स का एक फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया जिसमें क्या है, एक तो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके ये टॉप मैनेजमेंट हो गई, इसके नीचे मिडिल लेवल पे आपके 4 डिपार्टमेंट्स बनाए, इसके आगे और भी डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं जो हमने सारे फंक्शन से वो सब। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है, हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर है और उसके नीचे लोग हैं जो उसके नीचे डिपार्टमेंट में काम करते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर हम इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करें, यहीं से बन जाएगी। 2 डेफिनेशन है फंक्शनल स्ट्रक्चर की और दोनों डेफिनेशन यहीं से बन जाएगी। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर that groups similar or
रिलेटेड जॉब्स, ये देखिए ये एक तरीके का काम है, ये एक तरीके का काम है, ये एक तरीके का काम है और ये एक तरीके का काम है। तो विच ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। तो हमने एक डेफिनेशन बना दी, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। ये तो पहली डेफिनेशन होगी। एक और डेफिनेशन हम बनाते हैं, वो भी बहुत आसान है, वो भी इसी से बन जाएगी। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। अभी कुछ नहीं लिखना बच्चों, अभी सिर्फ आप ध्यान यहाँ दीजिएगा, सब कुछ आपको याद मैं यहीं से कराऊंगा। ओके, दूसरी बनाते हैं, मैं सारा याद करा के आपकी आज क्लास खत्म करूंगा। दूसरा हो जाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर in which activities are grouped and departments are created. Activities are grouped and departments are created on the basis of different functions performed. Different functions performed. देखिए बच्चों, दोनों डेफिनेशन कितनी इजी है। फंक्शनल स्ट्रक्चर पहले हम समझते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर है क्या। फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसमें जो हम डिपार्टमेंट्स बनाते हैं। अगर आप अपने प्रोसेस का सेकंड स्टेप को याद करो तो सेकंड स्टेप क्या होता था हमारा, डिपार्टमेंटलाइजेशन। हमें डिपार्टमेंट्स बनाने थे। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है जिसमें जो हम डिपार्टमेंट्स बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस दैट वी आर परफॉर्मिंग, जो कि हो सकते हैं फाइनेंस, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल्स, एचआर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हमने इस तरीके से डिपार्टमेंट्स बनाए। दो डेफिनेशंस याद इसलिए करनी है क्योंकि ये केस स्टडीज में आ जाती है और ये 1 मार्कर में आ जाती है। तो सबसे पहली डेफिनेशन है फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, क्योंकि टॉपिक तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही चल रहा है ना, तो वही तो होगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो एक तरीके के कामों को, एक तरीके के जॉब्स को ग्रुप कर देता है। जैसे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस का काम होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन का काम होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल्स का काम होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम होगा। तो एक तरीके के काम को क्या करें हम, ग्रुप करें, उसको क्या करें, एक डिपार्टमेंटलाइज करें। तो व्हिच ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। दूसरी डेफिनेशन की भी बात करते हैं, दोनों डेफिनेशन हमें याद होनी चाहिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन व्हिच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड and departments are created, in which activities are grouped and departments are created on the basis of different functions to be performed. तो देखिए दोनों ही डेफिनेशन बहुत इजी है। एक बार दोनों डेफिनेशन मैं फिर से बोलता हूँ, आप सुनेंगे, याद करेंगे, क्योंकि मैं आपसे तीनों डेफिनेशन लिखवाऊंगा, दोनों ये डेफिनेशंस और तीसरी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की तीनों डेफिनेशंस अभी लिखवाऊंगा। पहले मैं आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर की दोनों डेफिनेशन बताता हूँ। पहली डेफिनेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। और दूसरी क्या हो गई हमारी, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इन व्हिच एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड एंड डिपार्टमेंट्स आर क्रिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। और सबसे पहले हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन की थी, वो भी एक बार देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन फ्रेमवर्क within which managerial and operating tasks are performed। बच्चों मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये दोनों डेफिनेशन आप याद करिए, अभी लिखना नहीं है, जब मैं कहूंगा तब लिखना है। अभी आपको मैं 5 मिनट दे रहा हूँ दोनों डेफिनेशन को याद करने के लिए, ये भी, और अगर आपको पुरानी वाली याद नहीं हुई तो वो। मैं जब कहूंगा तब लिखना, अभी नहीं लिखना। Functional structure is an organizational structure that groups similar or related jobs together. Functional structure is an organizational structure in which activities are grouped and departments are created on the basis of different functions to be performed. जल्दी से याद करिए। हो गया? चलिए बच्चों, नोट्स को तो आप छुपा दीजिए, उल्टा कर दीजिए नोट्स को। अब रजिस्टर खोलिए और ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखिए। कोई नहीं लिखनी इसमें से, पहले ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिखिए बिना देखे, बिना देखे लिखिएगा।
भूमिका वीडियो ऑन करिए अपना। जसप्रीत आप भी, अनन्या आप भी, माधव आप भी। ये क्यों बंद करे जा रहे यार? इतना क्या, इतनी प्राइवेसी आपको भंग हो रही है आपकी? चलिए सब बच्चे वीडियो ऑन करिए जल्दी से। चिराग बंसल, भव्या, बेटा जल्दी से वीडियोस ऑन करिए सब बच्चे। विश्वास, आर्यन जल्दी से वीडियोस ऑन करिए बच्चों, मैं निकाल दूंगा वरना क्लास से बाहर आप सबको। आद्या आप भी ऑन करिए वीडियोस। दिया, ड्रोन जल्दी से वीडियो ऑन करिए। ओके, लिखिए ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिख ली? ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन लिख ली? चलिए अब लिखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बिना देखे, ख्वाहिश बिना देखे लिखनी है। नहीं आती तो कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, बट बिना देखे लिखनी है। जल्दी से लिखिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन। और अब जल्दी से फंक्शनल स्ट्रक्चर की दोनों डेफिनेशंस लिखिए। फंक्शनल स्ट्रक्चर की दोनों डेफिनेशंस लिखिए। इतना भी पागल नहीं हो कि सामने बोर्ड पे लिख दूं और आपको बोलो लिखिए। अब जल्दी से। हो गया? तो चारों डेफिनेशंस लिख लिया आपने? ओके, चलिए बच्चों, तो अब एक बार जल्दी से फंक्शनल स्ट्रक्चर को आगे बढ़ाते हैं। एक बार फिर से डेफिनेशंस बोलते हैं, फिर इसकी सूटेबिलिटी पे चलते हैं। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या फिर ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। जब मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा तो आपको वहां पे क्वेश्चन लिखवाऊंगा, 1 मार्क का एमसीक्यूज क्वेश्चन। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर। फंक्शनल डिवीजनल और एक दो एग्जांपल और दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए which structure groups similar or related jobs together. Functional structure groups similar and related jobs together. Okay, उसके बाद दूसरी definition, it is an organization structure in which activities are grouped and departments are created on the basis of different functions to be performed. अब अगर हम बात करते हैं इस स्ट्रक्चर की सूटेबिलिटी की, बिल्डिंग की, तो आप बताइए ये स्ट्रक्चर कहाँ पे सूटेबल है? क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये स्ट्रक्चर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में सूटेबल है जो कि लार्ज इन साइज है, जो एक बड़ी साइज में है? दूसरा, क्या मैं बोल सकता हूं कि जहां पे बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, ये कहां पर सूटेबल है? ये सूटेबल है एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे बहुत तरीकों का काम हो रहा है, डाइवर्सिफाइड फंक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। यस और नो? जहां पे एक ही काम हो रहा है वहां पे आपको इतने सारे डिपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत थोड़ी ना है। जहां पे आप फाइनेंस भी रेस कर रहे हो, परचेज भी कर रहे हो, प्रोड्यूस भी कर रहे हो, सेल भी कर रहे हो, मार्केटिंग भी कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स का भी डेवलपमेंट कर रहे हो, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जहां पे इतने मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, हमें इस स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ सकती है। और इसके साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि हर फंक्शन, एवरी फंक्शन रिक्वायर्स स्पेशलाइजेशन। आपको मैं ये समझाता हूँ एक एग्जांपल से। याद करिए जब आप छोटे होते थे, जब आप थर्ड फोर्थ में होते थे, तो आपके सब्जेक्ट ज्यादा होते थे। अभी तो आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं, जब हम छोटे होते थे हमारे सब्जेक्ट और ज्यादा होते थे, 8 सब्जेक्ट होते थे, 8 या 9। लेकिन टीचर्स कम होती थी, क्योंकि क्लास टीचर जो होती थी ना, 1-2 सब्जेक्ट तो कॉम्बो ही पढ़ा देती थी, 2-3 सब्जेक्ट तो वो पढ़ा देती थी।
जैसे जैसे आप बड़े होते गए, सब्जेक्ट्स कम होते गए, लेकिन आपकी क्या बढ़ती गई, आपकी टीचर्स जो है वो बढ़ते गए, क्योंकि अब क्या है, अब हर सब्जेक्ट के लिए एक पर्टिकुलर टीचर का होना जरूरी है। वैसे ही अगर आपके फंक्शंस इस तरीके के हैं कि हर फंक्शन का एक डेडिकेटेड स्टाफ होना चाहिए, डेडिकेटेड मैनेजर्स होने चाहिए, तभी आपको डिपार्टमेंट्स बनाने की जरूरत है। मान लीजिए फाइनेंस और प्रोडक्शन का काम एक ही जगह कर सकते हैं, मतलब एक ही तरीके के लोग कर सकते हैं, तो इसको दो डिपार्टमेंट्स थोड़ी ना बनाना है, फिर तो एक ही डिपार्टमेंट बना दीजिए। तो आपको डिपार्टमेंट्स अलग अलग तब बनाने हैं जब आपको लगता है कि जो मेरे फंक्शंस है वो इस तरीके के हैं कि मेरे को हर फंक्शन के लिए अलग मैनेजर और अलग स्टाफ की जरूरत है। तो ये हमारा कहाँ सूटेबल हो गया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो कि साइज में बड़ी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं, और एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पे वो मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलिस्ट लोगों की जरूरत पड़ती है। इतनी बात समझ में आई बच्चों आपको? क्लियर है इतना? चलिए अब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखते हैं और उसके बाद हम इस सारे को रीड करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे मैं हमेशा करता हूं, सबसे पहले सिर्फ हेडिंग्स पे ध्यान देंगे। तो मैं ना इसका एक फंक्शन डिलीट कर रहा हूं, यहां से ना एक फंक्शन हटा दो, मेरे को थोड़ी जगह मिल जाएगी। पहले सिर्फ हेडिंग्स लिखिए, ठीक है? तो सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। आप बता सकते हैं कि इसकी ऐसे स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेजेस हो सकती है? सोच के बताओ, एक ऐसे स्ट्रक्चर की क्या एडवांटेजेस हो सकती है जहां पे एक तरीके का काम करने के लिए एक डिपार्टमेंट है, उसके अपना मैनेजर है, अपने लोग है, प्रोडक्शन वाला सेल्स नहीं कर रहा, सेल्स वाला एचआरडी नहीं कर रहा, एचआरडी वाला फाइनेंस नहीं कर रहा, सब लोग अपना अपना काम करे। तो आप हमें बताइए कि ऐसे स्ट्रक्चर की क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकती है? सोच के बताइए। सर कंट्रोल, एक मिनट, क्या बोला? सर कंट्रोल अच्छा कंट्रोल हो सकता है, वेरी गुड, मैं लिखूंगा उसको। और क्या हो सकता है? स्पेशलाइजेशन स्पेशलाइजेशन। सबसे पहला देखो बच्चों, जब प्रोडक्शन वाले लोग बस प्रोडक्शन ही करते रहेंगे, जब सेल्स वाले लोग सिर्फ सेल्स ही करते रहेंगे, एचआरडी वाले सिर्फ एचआरडी की, ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट के बारे में सोचेंगे, तो उनको क्या मिल जाएगी? परफेक्शन मिल जाएगी, और वो क्या अचीव कर लेंगे? सबसे पहला क्या हो गया हमारा स्पेशल एडवांटेज? स्पेशलाइजेशन। फिर नंदिनी ने बोला सेकंड पॉइंट, बहुत अच्छा बोला। एक बात बताओ, अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 10 लोग काम कर रहे हैं और 10 के 10 लोग सिर्फ प्रोडक्शन की ही बातें कर रहे हैं, तो उन लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, उन लोगों की वेवलेंथ मैच हो जाएगी, उन लोगों की जो थॉट प्रोसेस है वो सबका एक जैसा चलेगा, तो उन लोगों के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बेटर हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा? बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये पॉइंट समझ में आया सबको? किसी को भी अगर कोई डाउट आ रहा है पॉइंट को समझने में, तो प्लीज एक बार हैंड रेज करके मेरे को बता दीजिए, ठीक है? बहुत ही मतलब बहुत ही इजी है, और अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगा कंटेंट है नहीं, सिर्फ हेडिंग पे ध्यान दीजिए। नेक्स्ट की बात करें तो एक बात बताइए, जब हम किसी चीज में स्पेशलाइजेशन गेन कर जाते हैं, तो मेरे को बताइए उससे हमारे को क्या फायदा मिलेगा? हमारी क्या बढ़ जाएगी? हमारी क्या बढ़ेगी? एफिशिएंसी। और क्या कम हो जाएगी? हमारी ऑर्गेनाइजेशन की क्या कम हो जाएगी? कॉस्ट कॉस्ट कम हो जाएगी। तो दो बन गए अब हमारे। देखिए पहला बन गया इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ठीक है? एक पहला हमारा बन गया इंक्रीजेस एफिशिएंसी, और ना मैं ना स्लैंग की उसमें लिख रहा हूं, इसलिए मैं फोर्थ अभी लिखूंगा। और फिफ्थ हमारा बन गया मिनिमाइजेस कॉस्ट, हमारी क्या हो जाएगी? कॉस्ट कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों? अब एक बात बताओ, अगर मेरे को किसी नए पर्सन को इस स्ट्रक्चर में रखना है, मैंने किसी को एम्प्लॉय करना है, तो उसको ट्रेनिंग देना मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस पर्सन को ट्रेनिंग देना इजी हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? सोच के बताइए, मेरा क्वेश्चन सुनिएगा। इजी। किसी नए पर्सन को काम पे रखना है, तो उसको ट्रेनिंग देना इजी हो जाएगा कि मुश्किल हो जाएगा? सर इजी हो जाएगा। इजी हो जाएगा। और क्यों होएगा इजी? क्योंकि जिस भी डिपार्टमेंट में उसको क्योंकि मुझे, बिल्कुल सही बोला आपने, मुझे सिर्फ उसको एक काम सिखाना है, या प्रोडक्शन या सेल्स या एचआरडी या जिस भी डिपार्टमेंट में मैं उसको रखूंगा, मुझे उसको मल्टीपल काम नहीं सिखाने, मुझे सिर्फ उसको एक काम सिखाना है, इसलिए जो मेरा ट्रेनिंग है वो इजी हो जाएगा। तो मेरा नेक्स्ट पॉइंट क्या बन गया? ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, ठीक है ना? अब आइए और एक बात बताइए, क्या मैं ये कह सकता हूं कि इस स्ट्रक्चर में कोई भी डिपार्टमेंट ओवरलुक नहीं किया गया? मतलब किसी भी फंक्शन को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया गया। हर फंक्शन का अपना मैनेजर है, अपना डेडिकेटेड स्टाफ है,
अपना मैनेजर है, अपना डेडिकेटेड स्टाफ है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि हर फंक्शन को क्या मिल रही है, जितनी उसको अटेंशन मिलनी चाहिए उतनी अटेंशन उसको मिल रही है, प्रॉपर अटेंशन मिल रही है हर फंक्शन को, क्योंकि हर फंक्शन का अपना स्टाफ है, अपने मैनेजर्स है। कोई भी पर्सन दो काम नहीं करा, हर पर्सन एक एक काम कर रहा है, तो जितनी अटेंशन एक डिपार्टमेंट को, एक फंक्शन को मिलनी चाहिए, इस पे वो मिल पाती। इतनी बात समझ में आई। अभी हम इसको रीड भी करेंगे। सबसे पहले हेडिंग्स की, स्लैंग की बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, सबका फर्स्ट लेटर को मैं मार्क करता हूं। भाई बड़ा ही सिंपल सा स्लैंग बनाया मैंने, SBI। SBI is excellent money provider. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज एक्सीलेंट मनी प्रोवाइडर। तो एस से हमारा क्या हो गया, एस से हमारा हो गया स्पेशलाइजेशन। बी से अभी मत लिखिएगा प्लीज, अभी मत लिखिए। बी से क्या हो गया, बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आई से क्या हो जाएगा, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। ई से क्या हो जाएगा, ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज। एम से मिनिमाइजेस कॉस्ट। और लास्ट वाले बी से क्या हो जाएगा, प्रॉपर अटेंशन। कोशिश करिए तो प्लीज मत लिखिए, एक बार जल्दी से यहीं से याद करिए, जब मैं रीड कराऊंगा तब मैं लिखवाऊंगा। जल्दी से याद करिए एक बार डेफिनेशन, सारे हेडिंग्स। एस से स्पेशलाइजेशन। जो बच्चे नए आए यार, 2-3 नए बच्चे आए हुए, तो मैं उनको बता दूं बेटा, ये जो हमने स्लैंग बनाया है, आप देख सकते हैं मैंने कुछ अल्फाबेट कैपिटल में लिखी है और कुछ स्मॉल में लिखी है। जो कैपिटल में लिखी है वो हमने यूज किया है, जैसे ये आप देख सकते हैं, और जो स्मॉल में लिखा है वो सिर्फ एक लाइन को कंप्लीट करने के लिए हमने यूज किया। जल्दी से एक बार याद करेंगे। एस से स्पेशलाइजेशन, बी से बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, आई से इंक्रीजेस एफिशिएंसी, ई से ईज इन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज, एम से मिनिमाइजेस कॉस्ट, एंड पी से प्रॉपर अटेंशन। जल्दी से याद करिए सारे। हो गया बच्चों? चलिए एक बार जल्दी से बोलेंगे। एस से क्या है, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन। ओके, आई से क्या है, आई से सब बोलने की Increase कोशिश करेंगे। आई से क्या है, एफिशिएंसी। इंक्रीज एफिशिएंसी। एम से क्या है, मिनिमाइजेस कॉस्ट। ई से Is in Ease in training. training. ट्रेनिंग ऑफ of एम्प्लॉइज। employees. बी से बेटर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन। एंड पी से Proper Proper attention. प्रॉपर अटेंशन। चलिए बच्चों जल्दी से, आपको 2 बार इसको नोट अपने रजिस्टर में लिखना है, बिना देखे। जल्दी से बिना देखे लिखिए, सब वीडियो ऑन करिए, बिना देखे लिखेंगे। जो नहीं आ रहा है छोड़ दीजिए, कोई घबराने की बात नहीं है, बट प्लीज कॉपी मत करिए, बिना देखे लिखने की कोशिश करिए। सिर्फ हेडिंग्स लिखिए, बिना देखे कोशिश करिए।
Sir, done. हाँ जी बच्चों, Sir, done. ओके वेरी गुड। जब सबने लिख लिया, चलिए कम टू पेज नंबर 5.2। एक बार इतना रीड करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। 5.2 पे आइए। सबसे पहले 5.2 पेज पे एक डेफिनेशन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की जल्दी से मार्क करेंगे। बॉक्स में है, वैसे भी वो मैंने बॉक्स में डाल रखी है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज अ फ्रेमवर्क within which, फ्रेमवर्क को अंडरलाइन करिए, within which मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क्स आर परफॉर्म। अंडरलाइन करिए 3 वर्ड्स को, फ्रेमवर्क, मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग को, और इसके लेफ्ट में लिखिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 1 मार्कर्स। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चले गए 5.4 पे। जो ये पॉइंट्स है ना, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सीधा आ जाइए फंक्शनल स्ट्रक्चर पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर सर एक बार रिपीट कर दो। रखी है मैंने बॉक्स में। एक और डेफिनेशन हम आज करेंगे, दोनों को मार्क करेंगे। दोनों डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है। पहली, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर इज एन ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन दैट ग्रुप्स सिमिलर और रिलेटेड जॉब्स टुगेदर, ये भी हमने याद की थी। और दूसरी, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एक्टिविटीज आर ग्रुप and departments are created on the basis of different functions to be performed। तो उसके बाद आप नीचे डायग्राम देख सकते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके नीचे पर्सोनल डिपार्टमेंट, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को ही कहते हैं, मार्केटिंग है, आरएनडी है, परचेजिंग है, ये सब। अब आइए नेक्स्ट पेज पे, सूटेबिलिटी। सूटेबिलिटी आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैंने लिखी हुई, वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेसिकली कहां पे काम आएगी, मैं नेक्स्ट क्लास में, आज ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं होएगा, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं कुछ केस स्टडीज लिखवाऊंगा। उनमें केस स्टडीज में आइडेंटिफाई करने के लिए आता है कि कौन सा स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए, फंक्शनल स्ट्रक्चर यूज होना चाहिए कि डिविजनल। एंड आपको जान के थोड़ी हैरानी होगी कि इस साल तो नहीं, लास्ट मतलब जो इस साल तो पेपर ही नहीं हुआ, लास्ट ईयर जो हमारा पेपर हुआ था 2018-19 का, उसमें जो 5 मार्कर्स का एक क्वेश्चन आया था, जो जिसने डिसाइड किया था कि किसके 95 आएंगे, किसके 100 आएंगे, वो इसी टॉपिक पे था। और इस टॉपिक पे इतने स्कूल के टीचर्स भी गलत आंसर देते हैं। एक सिंपल सा पॉइंट है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा फंक्शनल, किस ऑर्गेनाइजेशन में फंक्शनल स्ट्रक्चर लगना चाहिए, किसमें डिविजनल। और केस स्टडीज के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको केस स्टडीज लिखवाऊंगा बहुत ज्यादा यूज होएगा ये। तो अभी पढ़ते हैं सूटेबिलिटी। फंक्शनल स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन हैज डाइवर्सिफाइड फंक्शंस। डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट, डाइवर्सिफाइड का मतलब होता है डिफरेंट फंक्शंस, एंड ऑपरेशंस रिक्वायर्स हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशंस, और हर फंक्शन को स्पेशलाइजेशन की जरूरत है। बेटा जहां पे एडवांटेजेस लिखिए प्लीज वहां पे स्लैंग लिखिए। एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इज एक्सीलेंट मनी प्रोवाइडर। एसबीआई इज एक्सीलेंट मनी प्रोवाइडर। ओके, आइए एक एक करके रीड करते हैं। एक एक देखिए, आप खुद देखिए, इसमें कंटेंट है ही नहीं, कितना कम है, मतलब हर एक के अंदर एक एक दो लाइनें ही है। तो जो मैंने समझाया है वही कंटेंट है। तो आइए एक बार रीड करते हैं। स्पेशलाइजेशन, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर लीड्स टू ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। ऑक्यूपेशनल का मतलब होता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, सिंस एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक फंक्शन। बेटा सेकंड लाइन मैंने बॉक्स में लिखी डाली है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। जो सेकंड लाइन है डिसप्रमोट्स वाली, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ये क्वेश्चन इतनी बार आया है एमसीक्यूज में, मैं बताता हूं, पहले आप मार्क करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। This promotes efficiency and utilization of manpower as employees perform similar tasks within a department and are able to improve performance. So question आता है, which structure helps in promoting efficiency and utilization of manpower? अब अगर हम बहुत डिटेल में ना पढ़े ना, अगर हमने पढ़ाई तो की है लेकिन बहुत डिटेल में नहीं की, तो हम ये गलत लिख देंगे, क्योंकि दोनों ही स्ट्रक्चर, चाहे वो फंक्शनल हो, चाहे भी हम थोड़ी देर में डिविजनल पढ़ेंगे, एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर की बात करें तो दोनों ही स्ट्रक्चर की वजह से एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर आती है। लेकिन ये लाइन स्पेसिफिकली फंक्शनल में लिखी है, इसलिए जिस पे मार्क्स मिलेंगे वो आंसर है फंक्शनल। ये जो चीज है ये तभी आ सकती है जब आप बहुत थॉरो एनसीईआरटी की रीडिंग करो। तो बस आपके लिए वो काम मैंने कर दिया है। मैंने एनसीईआरटी की हर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको मैंने बॉक्स में डाल दिया है। इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए। Which organization structure helps in promoting efficiency and utilization of manpower? Functional structure, very important mark. Okay, next, better control and coordination. बेटा इसके साइड में ना, इस better control and coordination जो पॉइंट है, इसके साइड में ब्रैकेट में लिखिए within the department. ब्रैकेट में लिखिए within the department. अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ये क्यों लिखवाया है आपने? तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने आपको क्यों लिखवाया है। इसी पेज पे देखिए,
नीचे आएगी डिसएडवांटेजेस दिख रहे हैं इसी पेज पे, नीचे देखिए डिसएडवांटेजेस, उसमें आप एक बार आइए सेकंड डिसएडवांटेज पढ़िए। क्या है सेकंड डिसएडवांटेज, क्या है बताइए, इसी पेज पे सेकंड डिसएडवांटेज Problem पढ़िए। in Problem in coordination. coordination. कोई डाउट नहीं आ रहा कि सर एडवांटेज में तो पढ़ रहे हैं बेटर कंट्रोल इन कोऑर्डिनेशन और डिसएडवांटेज में पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, तो ये क्या मतलब है, ये क्या हरकत है, ये क्या मतलब हुआ कि एक ही चीज एडवांटेज भी, एक ही चीज डिसएडवांटेज। अभी जब डिसएडवांटेज पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा कि ये क्या मतलब है, इसलिए मैंने आपको लिखवाया है यहाँ पे विद इन द डिपार्टमेंट। तो आइए रीड करते हैं। It promotes coordination within a department because of, underline करिए, similarity of tasks to be performed। तो जो काम सब लोग कर रहे हैं वो एक ही तरीके का काम है, इसलिए उन लोगों के बीच में क्या हो जाती है, बेटर कंट्रोल हो सकता है, बेटर कोऑर्डिनेशन। तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी। इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी एंड दिस रिजल्ट्स इन इंक्रीज प्रॉफिट। तो सब लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती है क्योंकि स्पेशलाइजेशन होती है और उसकी वजह से वेस्टेजेस कम होती है, और क्योंकि वेस्टेजेस कम होती है इसी वजह से क्या होता है, प्रॉफिट बढ़ता है। एक बार फोर्थ पॉइंट पे आइए, मिनिमम कॉस्ट। इट लीड्स टू मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट व्हिच रिजल्ट्स इन इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड थस लोअर्स कॉस्ट। मिनिमम डुप्लीकेशन का क्या मतलब हुआ, प्रोडक्शन का काम कोई और नहीं करेगा, सिर्फ प्रोडक्शन ही करेगा, सेल्स का काम कोई और नहीं करेगा, ह्यूमन रिसोर्स का काम कोई और नहीं करेगा, इसलिए क्या हो रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं और जो वेस्टेजेस है वो कम से कम हो रही है और जो डुप्लीकेशन है वो भी कम से कम। ईज इन ट्रेनिंग का क्या मतलब हुआ कि जब भी हम किसी नए एम्प्लॉय को रखेंगे तो हमें सिर्फ उसको एक ही फंक्शन सिखाना है, वो कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, इसलिए उसको ट्रेनिंग देना फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इजी होएगा। इट मेक्स ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज इजियर एज द फोकस इज ओनली ऑन अ लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स, हमें उसको कम काम सिखाना है। And lastly, proper attention. It ensures that different functions gets their due attention. तो हर फंक्शन को, किसी भी फंक्शन को निग्लेक्ट नहीं किया गया, हर फंक्शन को जितनी अटेंशन मिलनी चाहिए उतनी अटेंशन उसको मिल रही है। अब आते हैं बच्चों इसी के डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। मैं यही लिखता हूँ, एक बार यहाँ लिखता हूँ, मैं आपको एक एक डिसएडवांटेज समझाता रहूंगा फिर उसके हिसाब से लिखता हूँ। देखिए बच्चों, सबसे पहला डिसएडवांटेज लेते हैं। दो डिपार्टमेंट्स एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट, मेरी बात को सुनना आराम से समझ आ जाएगा, एक है फाइनेंस डिपार्टमेंट और एक है मार्केटिंग या सेल्स डिपार्टमेंट। फाइनेंस डिपार्टमेंट का एम है कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना। और सेल्स डिपार्टमेंट का मार्केटिंग डिपार्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है कि ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आने चाहिए, बाय हुक और क्रूक ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स आने चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ ये दोनों डिपार्टमेंट्स एक सेल्समैन को एक वो देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं कि जाके एक आपको कस्टमर के पास जाना है, वहां से ऑर्डर लेके आना है, एक काम दिया। फाइनेंस डिपार्टमेंट कहता है कि 10% से ज्यादा डिस्काउंट नहीं देना क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट तो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट कहता है उसी सेल्स मैनेजर को कि आप 20% डिस्काउंट दे देना बट ऑर्डर ले आना। अब एक बात बताइए, ये दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो जाएगा, अब सेल्स मैनेजर किसी की एक की बात मानेगा, या तो वो फाइनेंस की मानेगा या फिर वो मार्केटिंग की मानेगा। किसी की भी बात मानेगा तो दूसरे की बात तो कैंसिल हो गई। तो इन दोनों डिपार्टमेंट के बीच में क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकती है जब दो डिपार्टमेंट्स की जो एम है, जो गोल है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाए। आपने एक सिमिलर चीज पढ़ी होगी प्रिंसिपल्स चैप्टर में, जहां पे हमने यूनिटी ऑफ कमांड आपको बताया था कि अगर दो डिपार्टमेंट के जो एम है, जो गोल है, वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगी, जो इनके इंटरेस्ट है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम अराइज होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की फंक्शनल स्ट्रक्चर है और उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो गोल्स है वो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करे, वो एक दूसरे से अलग है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, एक एटमॉस्फेयर, अच्छा एटमॉस्फेयर बनना होना चाहिए वो नहीं रहेगा। तो सबसे पहला क्या हो सकता है हमारा, सबसे पहले प्रॉब्लम अराइज क्या हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बच्चों मैंने एक वर्ड बोला है अराइज हो सकती है, सब ऑर्गेनाइजेशन में अराइज होगी ऐसा नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्रॉब्लम होगी, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी प्रॉब्लम होगी जो जिनके गोल्स कॉम्प्लीमेंट्री ना होके कॉन्ट्राडिक्टरी है। तो डिसएडवांटेज में मैं बस ये बता रहा हूं कि ये डिसएडवांटेजेस हो सकती है, ये कहीं पे भी नहीं बोल रहा कि ये डिसएडवांटेज होगी ही होगी। सबसे पहला क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, ये बहुत अच्छे से समझाता हूं मैं आपको, ऐसे समझते हैं। देखिए हमारे ना इंडियन फैमिलीज में ना मतलब माँ बाप को एक चुल होती है कि बच्चे दो घर में, ठीक है, अब दो बच्चे हैं और दोनों बच्चों में एक और चीज होती है कि एक नालायक होता है, एक थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, थोड़ा इंटेलिजेंट।
अब क्या होता है कि जो नालायक बच्चा होता है ना, उसका बार बार कंपैरिजन किया जाता है उससे जो इंटेलिजेंट है। ये तो नॉर्मल है, तो पेरेंट्स ये नहीं करेगा तो पेरेंट्स थोड़ी ना होगा। तो देखिए अपनी बहन से देख, अपने भाई से देख, कितना उसका वो स्कूल में टॉप कर रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है। अब इसमें क्या होता है, जिस बच्चे को निग्लेक्ट किया जा रहा है, अच्छा वो जो बहन है, बड़ी बहन है, वो मांगेगी चॉकलेट पेस्ट्री तो उसको बोला चॉकलेट का केक दे देंगे, ये बेचारा मांगेगा चॉकलेट की पेस्ट्री तो उसको ऊपर की चेरी दे देंगे, चल तू इसी से काम चला ले। तो होता क्या है, कहीं ना कहीं ये जो बच्चा होता है ना, ये अपने आप को बड़ा निग्लेक्टेड सा फील करने लगता है बहुत। अच्छा शादी में गए तो चारों लोग शादी में गए, मम्मी पापा और 2 बच्चे, तो वो एक पापा ना अपने लॉन्ग फ्रेंड से मिल रहे, लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, तो वो पूछ रहे अरे हम कितने सालों बाद मिल रहे हैं, तो अपनी फैमिली से मिलवाओ, तो वो फादर मिलवा रहे हैं, मीट माय वाइफ, मेरी वाइफ है, ये मेरी डॉटर है, इसका आज ही रिजल्ट आया है, इसने टॉप किया है। फिर वो दूसरे बेटे को मिलवाते ही नहीं है, बच्चे की इंट्रोडक्शन ही नहीं देते, तो सामने से अंकल पूछते हैं ये कौन है, इसके बारे में ये कौन है, बस ये हो गया, ये इसका हमारा मतलब कोई हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको क्या होता है, वो बस बेचारे को लगता है कि मैं हूं, मैं मतलब मैं कोई गलती से पैदा हो गया क्या मैं, चलो एनीवे। तो फिर वो क्या करता है, अब उसको मम्मी पापा की आंखों में आगे तो बढ़ना है, तो वो अब क्या करता है, अब वो गलत कामों में पड़ता है। अब उसने देख लिया कि मेरे को अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे तभी मेरी घर में कुछ औकात बनेगी, तो उसने कहीं से जुगाड़ कर लिया पेपर लीक कराने। अब लेकिन पेपर लीक कराने के लिए उसके पास पैसे तो है नहीं भैया, उसको तो पॉकेट मनी भी जिंदगी सी मिलती है, तो उसने क्या किया, वो गलत लोगों की संगति में पड़ गया, जुआ वुआ खेलने लग गया, ये सब हो गया। कहीं से उसने जुगाड़ भी बना लिया, पेपर भी लीक करा लिया और रट्टा मार के चला गया और पेपर में बड़े अच्छे नंबर भी लिया। लोगों को पता भी नहीं चला कि इसने ऐसी हरकतें की है। धीरे धीरे उसको बड़ा नाम हो गया, घर में भी उसको बड़ी इज्जत मिलने लग गई। लेकिन ऐसी चीजें छुपेगी थोड़ी ना, अब जिनसे लोन लिया है, जिनसे पैसे लिए हैं, जिनसे जुए में हारा है, वो भी तो घर आएंगे और धीरे धीरे सारी बातें खुलेगी। तो अल्टीमेटली क्या होएगा, अल्टीमेटली फैमिली का, मेरे को बताइए पूरे पड़ोस में वो ये कहेगा कि वो लड़का खराब निकला, या ये कहेगा कि वो परिवार ही खराब था जिन्होंने ऐसे अपने बच्चों को मतलब इस तरीके की परवरिश दी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कभी कभी हम अपने पर्टिकुलर अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए क्या करते हैं कि हम ऐसी कोई एक्टिविटीज कर देते हैं जिससे कहीं ना कहीं पूरी फैमिली का नाम डिग्रेड हो जाता है। वो ही यहाँ पे हो रहा है। मान लीजिए प्रोडक्शन, सेल्स एंड एचआरडी में एक डिपार्टमेंट है जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर, अब उसको डर लग रहा है कि यार मेरा तो मतलब मेरा अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करूंगा तो हो सकता है मेरे बोनस कम हो जाए, मेरे को प्रॉफिट्स मतलब मेरे को कम शेयरिंग मिले। तो वो क्या करता है, वो कुछ ऐसी हरकतों में इन्वॉल्व हो जाता है जिससे शॉर्ट टर्म के लिए तो उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए पूरी कंपनी का नाम खराब हो जाएगा। मान लीजिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, अब वो अपने आप को प्रॉफिटेबल दिखाने के लिए क्या कर सकता है, वो खराब क्वालिटी की चीजें लगा सकता है, रॉ मटेरियल बेकार ले सकता है, कहीं ना कहीं और कॉस्ट कटिंग कर सकता है। हो सकता है उससे थोड़े टाइम के लिए उसके प्रॉफिट्स बढ़ जाए, लेकिन अल्टीमेटली जब मार्केट में चीजें जाएगी और वो चीजें खराब होगी तो सब लोग यही नहीं कहेंगे कि इस कंपनी के इस डिपार्टमेंट की वजह से ये हो रहा है। सब लोग कहेंगे ये कंपनी के प्रोडक्ट्स ही खराब है और उसका सबको ही भुगतना पड़ेगा, जो उसका वो जो इम्पैक्ट होएगा वो सेल्स डिपार्टमेंट को भी भुगतना पड़ेगा, वो एचआरडी को भी भुगतना पड़ेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है, हम कभी कभी जैसे मैंने घर पे दिया कि वो एक सिस्टर को जो उनकी डॉटर थी उसको इतना ज्यादा प्रमोट करे जा रहे हैं कि वो जो दूसरा बच्चा था वो कहीं ना कहीं अपने आप को निग्लेक्टेड फील करता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब क्वीन समझती है, ऐसा लगता है कि मैं जो भी बोलूंगा वो हो जाएगा। वैसे यहाँ पे अगर हम एक डिपार्टमेंट को मतलब निग्लेक्ट करते रहेंगे तो क्या होएगा, जो डिपार्टमेंट को हम बहुत बोल रहे हैं, जैसे प्रोडक्शन को बोल रहे हैं, देखो सेल्स डिपार्टमेंट को देखो, इसको देखो, तो वो उसका एम्पायर बन जाएगा, वो डोमिनेट करने लग जाएगा दूसरे डिपार्टमेंट्स पे और कहीं ना कहीं दूसरे डिपार्टमेंट्स अपने आप को निग्लेक्टेड फील करेंगे और उसकी वजह से वो कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेंगे जिसका जो कि गलत होएगा और सबको उनका इम्पैक्ट को भुगतना पड़ेगा। तो सेकंड क्या हो गया हमारा, लेस emphasis on overall organizational interest। तो मतलब एक डिपार्टमेंट कुछ ऐसे स्टेप्स ले लेगा, कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेगा जो कि डिसीजंस पूरे ऑर्गेनाइजेशन के हित में नहीं होंगे, बस वो अपने अपने बारे में सोचता रहे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? थर्ड पे चलते हैं, अगर किसी को नहीं समझ आया तो प्लीज एक बार मेरे को रोक लीजिएगा। थर्ड भी बहुत अच्छा पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है इनफ्लेक्सिबिलिटी। इसको भी मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। मान लीजिए दो दोस्त थे, ठीक है, दो दोस्त थे, मतलब वो पैदा भी मतलब एक ही दिन के आसपास हुए, फिर वो एक ही स्कूल में गए, फिर एक ही कॉलेज में गए, नंबर भी एक जैसे आते थे, फिर एमबीए भी एक ही कॉलेज से किया, बस अलग अलग फील्ड, मैं कहता हूँ एक ही चीज में इंजीनियरिंग की और एक ही कॉलेज से इंजीनियरिंग करके एक ही कंपनी में लगे, बस प्रोजेक्ट अलग अलग है, एक की टीम अलग है, एक की टीम अलग। अब क्या हुआ,
एक जो टीम है, एक जो दोस्त है, उसकी टीम तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट, बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको बहुत ज्यादा बोनस मिल रहे हैं, सब कुछ बहुत मिल रहा है। जो दूसरी दोस्त है, उसका जो काम टीम है वो इतना अच्छा काम नहीं कर रही। अब क्या हुआ, वो दोनों कैंटीन में बैठे हुए थे, तो जो एक दोस्त था वो दूसरी दोस्त को समझाने आया, यार तुम ना प्रोग्रामिंग में ये गलती कर, वो ऐसे वेल विशर आया। जो दूसरा दोस्त था वो अपने एक दोस्त के पास वेल विशर की तरह आया, उसको एक एडवाइस देने आया कि तुम ना ऐसे काम को करो, तुम्हारा भी जो प्रोजेक्ट बार बार डिसअप्रूव हो जाते हैं, ये तुम्हारा प्रोजेक्ट, ये तुम्हारा काम बढ़िया हो जाएगा, तुम इस तरीके से करो। तो होएगा क्या, वो दोस्त क्या बोलेगा, अच्छा अब तू मुझे समझाने आया है, तेरे को मैं कब से देख रहा हूँ, तू मेरे साथ बड़ा हुआ, पला बड़ा, मैंने तेरे को पाला, और तू अब अपने डैडी को समझाने आया है, चल निकल यहाँ से। होता क्या है, ये भी एक नेचर। हम इतने ज्यादा, जब ये इतने डिपार्टमेंट्स बन जाते हैं ना, ये तेरा ये मेरा, तो कहीं ना कहीं हम लोग दूसरे के व्यू पॉइंट को अप्रिशिएट नहीं कर पाते। वो बेचारा दोस्त बन के आया तुम्हारे पास, वो बेचारा तुम्हें एडवाइस देने आया, और तुम अब उसको क्या कह रहे हो, अबे अब तू डैडी को समझाएगा, जिस स्कूल से तू निकला वहां का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूं, ऐसी बातें करते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, हम लोगों के माइंडसेट इतने नैरो हो जाते हैं कि हम किसी और का व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते, और वो यही पे होता है। मान लीजिए प्रोडक्शन सेल्स डिपार्टमेंट में दो लोग काम करते हैं, जो दोस्त है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा काम नहीं कर रहा, सेल्स डिपार्टमेंट अच्छा काम कर रहा है, और सेल्स डिपार्टमेंट का जो दोस्त है वो अपने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के दोस्त को एक एडवाइस देना चाहता है, और वो वेल विशर की तरह गया, यार तुम ऐसे काम करो, तुम्हारा भी काम बहुत बढ़िया हो जाएगा। ये जो बंदा है, ये जो डिपार्टमेंट है, ये इसके एडवाइस को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसको लगेगा यार ये तो मेरे ऊपर, मतलब मेरे को क्या कर रहा है, मेरे एक तरीके से इंफीरियर फील करा रहा है, मेरे को ऊपर धौंस जमा रहा है, ऐसे ही इसको फीलिंग आएगी। और इस वजह से क्या होता है, हम बड़े इनफ्लेक्सिबल से हो जाते हैं, हम किसी और के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। तो थर्ड पॉइंट क्या बन गया हमारा, इनफ्लेक्सिबिलिटी। एंड लास्टली हमारा क्या बन जाएगा, अब आपके मन में जो वो डाउट आ रहा था वो हो जाएगा प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। ये मैं आपको समझाता हूं। मैंने आपको एडवांटेज में दिखवाया कि कोऑर्डिनेशन एक डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन अब उसी एग्जांपल को कैरी करिए, वो बच्चे वाला, वो जो फैमिली में दो लोग बच्चे थे, एक ब्रदर सिस्टर थे, उन दोनों के बीच में भी झगड़े हो जाएंगे। क्योंकि क्या हुआ, जब बेटा जुए में हार गया और भी बड़े सारे चक्कर में पड़ गया, तो उसके पापा उन लोगों को वो जगह छोड़ के जाना पड़ा, उसको वो सोसाइटी, उस फैमिली को वो सोसाइटी छोड़ दी। वो सोसाइटी छोड़ के जब पापा कहीं और गए, मम्मी पापा कहीं और, चारों कहीं और गए, तो उनकी जॉब भी चेंज हुई। उस जॉब चेंज की वजह से पापा के जो पहले वो पापा के हाथ में इनकम आती थी वो नहीं आ रही, उसकी वजह से उन्होंने बच्चों की पॉकेट मनी भी कम कर दी। तो हुआ क्या, भाई की हरकत की वजह से बहन भी सफर कर। तो अब बहन क्या सोचेगी, बहन जब भी भाई से बात करेगी तो हमेशा ना इस तरीके से बात करेगी कि तेरी वजह से हमारी फैमिली को इतना कुछ सहना पड़ रहा है ना। तो कहीं ना कहीं क्या होएगा, कहीं ना कहीं बातें, कोऑर्डिनेशन में, बातचीत में जो अच्छा खासे बातें, भाई बहन का अच्छा रिश्ता था, वो भी खराब हो जाएगा। तो दो डिपार्टमेंट का जो एक कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, दो डिपार्टमेंट जो अलग है, एक डिपार्टमेंट के अंदर तो कोऑर्डिनेशन अच्छी हो गई, लेकिन अक्रॉस द डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन खराब हो सकती है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, और आपको क्या लिखा होगा, अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स। तो अब आपके मन में शायद जो डाउट था वो क्लियर हो गया कि एक डिपार्टमेंट के अंदर कोऑर्डिनेशन अच्छी हो जाएगी, लेकिन दो डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन आपस में खराब हो सकती है। किसी को डाउट तो नहीं है इस पॉइंट पे, ये सबको समझ में आ गया, ठीक Yes, है। sir. तो अब इसका स्लैंग लिखेंगे, देखिए सबका फर्स्ट लेटर CLIP, सिंपल सा स्लैंग, क्लिप। क्लिप सब कुछ कैपिटल में लिख दिया, CLIP, क्लिप। जो नए बच्चे आए हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, आज क्लास के बाद 4-5 बच्चे न्यू है आज क्लास में, आज क्लास के बाद एक बार प्लीज मुझे मैसेज करके बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि जो पुराने बच्चे उनके साथ तो 3 महीने हो चुके हैं हमारी क्लासेस के। जल्दी से एक बार सारी हेडिंग्स को याद करिए, क्लिप, जल्दी से चारों हेडिंग याद करिए। सी से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एल से लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आई से इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड पी से प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन। चलिए जल्दी से 2 बार लिखिए, रजिस्टर में अपने 2 बार लिखिए, जल्दी से डिसएडवांटेजेस 2 बार लिखिए।
लिख लिया बच्चों? यस सर। बेटा प्लीज मेरे एग्जांपल्स ना, जब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ आप ना बस उसको शॉर्ट में 1-2 वर्ड्स में 2-3 वर्ड्स में लिख लो कि सर ने ऐसा एग्जांपल दिया था, क्योंकि आज तो आपको याद है बट 6-7 महीने बाद जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको एग्जांपल अगर याद आ गया ना पूरी क्लास रिकॉल हो जाएगी। आइए तो लेट्स एम्फेसिस ऑन ओवरऑल, यहाँ पे स्लैंग लिख लीजिए क्लिप। Less emphasis on overall organizational objective. Functional structure places less emphasis on overall organizational enterprise, on overall enterprise objective than the objective pursued by a functional head. मतलब क्या हुआ कि वो कम उस पे कम ध्यान देते हैं ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे और ज्यादा ध्यान देते हैं एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट पे. Such practices may lead to functional empires wherein the importance of a particular function may be overemphasized. तो होएगा क्या, जिस डिपार्टमेंट को का बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है बस वही उसी का नाम सबके साथ कंपेयर किया जाएगा और कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग पोजीशन पे आ जाएगा, कहीं ना कहीं वो सबके ऊपर उसका एक धौंस जमाने लगेगा, जो कि गलत है. प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, तो जहां प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन बच्चों वहां पे ब्रैकेट में लिखिए अक्रॉस द डिपार्टमेंट्स, और वहां पे हमने एडवांटेजेस में क्या लिखा था, विद इन द डिपार्टमेंट. So it may lead to problems in coordination and as information has to be exchanged over functionally differentiated departments, तो एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट को इंफॉर्मेशन देने में भी दिक्कत कर सकता है. Pursuing departmental interest at the cost of organizational interest can also hinder the interaction between two or more departments. जब एक डिपार्टमेंट अपने अपने बारे में सोचने लग जाता है और ये भूल जाता है कि और डिपार्टमेंट पे उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उससे भी कम्युनिकेशन खराब हो सकती है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया वो ब्रदर सिस्टर का, वो ब्रदर सिस्टर के बीच की कम्युनिकेशन खराब हो जाएगी, क्योंकि सिस्टर जब भी देखेगी ब्रदर को वो इस नजर से देखेगी तेरी वजह से हमारे साथ ये हुआ. ओके, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मे अराइज व्हेन द इंटरेस्ट ऑफ टू और मोर डिपार्टमेंट्स आर नॉट कंपैटिबल. तो यहाँ पे आप एग्जांपल लिख सकते हैं, एक बार एग्जांपल लिख लीजिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट 10% डिस्काउंट, sales department 20% discount. Now the conflicts may arise between these two departments. And lastly, inflexibility. It may lead to inflexibility as people with same skills and knowledge base may develop a narrow perspective and thus have difficulty in appreciating any other point of view. तो क्या मतलब हुआ कि जो लोगों का एक जैसी मतलब डिग्री है, एक जैसी उनकी सोच है. एक सेकंड बच्चों, एक सेकंड. हाँ, तो दो लोग जिनकी एक तरीके की नॉलेज है, एक तरीके की डिग्री है, वो एक दूसरे के व्यू पॉइंट को एप्रिशिएट नहीं कर पाते, उनको लगता है कि वो इंफीरियर फील कर रहे हैं, इनफ्लेक्सिबल. ठीक है बच्चों, तो आज हम यहीं पे रोकेंगे, बट अभी एक दो अनाउंसमेंट सुनिएगा मेरी. पहली चीज तो ये है कि आज का होमवर्क केवल आप अपना होमवर्क नोट डाउन करिए. आज हमने कम किया है, आज आपको तीनों डेफिनेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की और दो फंक्शनल स्ट्रक्चर की डेफिनेशन को दो बार लिखना है. प्लीज नोट डाउन करिए. दोनों एडवांटेज और डिसएडवांटेज की सिर्फ हेडिंग्स को 2 बार लिखना है और 1 बार डिटेल में लिखना है. पहली चीज. अब दूसरी चीज ये है कि कल आप लोगों का टेस्ट है 1 बजे. कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है, सिर्फ उन बच्चों को कल आपका 1 बजे टेस्ट है, आपको 2 डिवाइसेस लेके बैठना है. मार्केटिंग पूरे चैप्टर का टेस्ट है एक्सेप्ट फॉर प्लेस का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें, तो प्लेस को छोड़ के आपका पूरा टेस्ट है. कुछ बच्चों का मेरे पास मैसेज आया है, उनके लिए सेकंड टाइम विंडो ओपन होगी कल ही शाम को 8 बजे. पहला 1 बजे और फिर शाम को 8 बजे विंडो ओपन होगी. उसके बाद जो कुछ 2-3 बच्चे बचेंगे उनको मैं ट्यूसडे का ऑप्शन दूंगा, बट ये सबके लिए नहीं है. सबके लिए कल 1 बजे क्लास का टेस्ट है और 1 के बाद कल 8 बजे सिर्फ उन बच्चों को परमिशन मिलेगी जिनका मेरे पास मैसेज आया है. ठीक है बच्चों, डेलिबरेटली मैं क्लास को थोड़ा सा ना मैं कंटेंट मैं कम करा रहा हूं, क्योंकि हमारा कोर्स बहुत आराम से चल रहा है, बहुत अच्छी स्पीड पर चल रहा है. जिन बच्चों को फाइनेंशियल मार्केट्स करना था 4-5 बच्चों को वो रजत सर से क्लास ले सकते हैं. आज 1-2 बच्चों को मेरे पास फोन आया था कि सर आप वीडियो लेक्चर्स भी प्रोवाइड करा दीजिए, मतलब वीडियो लेक्चर्स ज्यादा बेटर है. तो ना मैं दोनों चीजें दे रहा हूँ. कुछ चैप्टर्स के तो मैंने आपको वीडियोस दे दी है, मैं प्लानिंग का वीडियो बना के भी विद इन अ वीक या विद इन सम डेज में प्लानिंग की वीडियो भी डाल दूंगा. धीरे धीरे मार्केटिंग वगैरह की भी वीडियो मिल जाएगी, बट वो अभी नहीं बन पा रहे.
क्योंकि अभी मैं लाइव क्लासेस ले रहा हूँ और भी क्लासेस चल रही है, तो हर चैप्टर के वीडियोस जो है वैसे लाइव की रिकॉर्डिंग तो है ही, बट मैं अलग से वीडियोस भी बनाऊंगा, बट उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो आप वेट कर लीजिए, आपको सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे धीरे धीरे। अब मैं नेक्स्ट बना रहा हूँ प्लानिंग के वीडियोस, तो प्लानिंग के वीडियोस मैं आपको दे दूंगा, आपको रिवीजन में बहुत मदद मिलेगी, ठीक है बच्चों। देखिए आपके स्कूल में जो टेस्ट वगैरह हो रहे हैं बच्चों, वो तो अलग ही स्पीड पे हो रहे हैं, उस स्पीड पे हमें भागने की जरूरत नहीं है, वो कोई फायदा ही नहीं है। अगर उसी स्पीड से भागने लगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं हुआ ना कोचिंग लगाने का। अगर आप कोचिंग लगा रहे हो तो आप मेरी ही स्पीड को मेंटेन करके चलिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए कि सर स्कूल में ये हो गया, मेरे को ये करा दो वो करा दो, फिर आप कहीं के नहीं रहोगे। आप एक स्पीड को मेंटेन करिए और उसी के साथ चलिए। हमारा अल्टीमेट एम है अक्टूबर से पहले कोर्स खत्म हो जाए, जिससे हमारे प्री बोर्ड में अच्छे नंबर। अब मैं आपको 1-2 दिन में कल ट्यूसडे को मार्केटिंग का असाइनमेंट भेजूंगा, जो हम नेक्स्ट सैटरडे को मार्केटिंग का एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए हमारे एमसीक्यूज भी साइड बाय साइड हुए जा रहे हैं, कोर्स तो हो ही रहा है हमारे। अब हम क्या करेंगे, 1-2 चैप्टर और करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग पर एक चैप्टर और कर लेंगे चाहे तो, उसके बाद फिर हम केस स्टडीज लेंगे, फिर हमने जितने चैप्टर्स अभी तक किए उसके असाइनमेंट्स में आपको भेजूंगा और हम केस स्टडीज करेंगे। तो देखो हम तो पूरी चीजें चला के लेके चल रहे हैं ना, हम सिर्फ ये नहीं है ना हमें सिर्फ कंटेंट करा दिया, हमें सब कुछ लेके चलना है। इसलिए आप प्लीज मेरे ट्रस्ट रखिए और मेरी स्पीड के साथ चलिए, जल्दबाजी मत। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम। नेक्स्ट क्लास संडे को है 3:30 से 5 ऑर्गेनाइजिंग की, सैटरडे को एमसीक्यूज का असाइनमेंट का जो भी होगा वो टाइम 1 बजे ही होगा मोस्ट प्रोबेबली, मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगा। ठीक है, किसी के मन में कोई डाउट है, कुछ पूछना है वो रुक जाए, अदरवाइज आप लोग जा सकते हैं। बाय बाय सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। किसी को कुछ भी पूछना है वो एक बार रुक जाइए।